हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोगों ने मॉक टेस्ट 1 सॉल्व कर लिया होगा एंड आपको इतना सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमने पेपर को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने वर्ड्स में हमें मेंशन करना है, कितने पेजेस आपको लिखने चाहिए, कितनी लाइंस आपको इंट्रोडक्शन के लिए, मेन पॉइंट्स के लिए और कंक्लूजन के लिए कवर अप करनी है। तो आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 2 की, जो सेकेंड मॉक टेस्ट मैं आपको लेकर आई हूँ। मुझे एक आंसर शीट आई थी। बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था और कम से कम एरिया में उन्होंने अपने आंसर को इतने अच्छे से डिफाइन किया था कि हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर दिख रहा था। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाएगा कि मेन चीज़ों को आप अपने पेपर में कैसे दिखाओ। क्योंकि बेसिकली हम क्या बनने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हमारा काम क्या होगा कि हमारे पास टाइमिंग लिमिटेड होगी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाने के लिए और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में हम मेन पॉइंट्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं हम स्टूडेंट्स को कम से कम टाइम में। तो सिमिलरली वैसे ही यहाँ पेपर में पूछा जा रहा है कि आप कम स्पेस को यूज़ करते हुए अपने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो, चाहे वो फ्लो चार्ट्स के थ्रू करो, टेबल्स के थ्रू करो, डायग्राम्स जहाँ नेसेसरी लगते हैं वहाँ बनाओ, कम से कम वर्ड्स में अपने आंसर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पर सेम वही 4 क्वेश्चन पार्ट 1 में है इस मॉक टेस्ट में भी, और 4 क्वेश्चन पार्ट 2 में भी है, जिस तरीके का एचपीपीएससी पेपर डालेगा। हाँ, इस क्वेश्चन पेपर में मैंने 2 से 3 छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स भी आपको मेंशन किए हैं, डिपेंडिंग ओवरव्यू आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं या नहीं। बट हाँ, कॉमर्स का पेपर है तो न्यूमेरिकल तो आ सकता है पेपर में। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़कर जाएं, हमें तो अपनी तरफ से अपना 100% रेडी करके जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट है, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो लेटेस्ट टॉपिक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट डाल रहा है, उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है। वैसे यह डिजिटल डिसरप्शंस की तरह उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ एआई को आपने एक्सप्लेन करना है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेकेंड है बिजनेस एथिक्स क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है एथिकल लीडरशिप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। तो सीएसआर से रिलेटेड ही एक टॉपिक है, क्वेश्चन है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विद सूटेबल एग्जांपल्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम यूजीसी नेट में भी देखें ना, तो ये जो हमारी मार्केट्स हैं वहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वहाँ का भी एक टॉपिक है कि मोनोपोली में हम कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं, है ना। 3 कैटेगरीज आती हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन फोर्थ है हमारा डिस्कस द रोल ऑफ सेबी इन रेगुलेटिंग इंडियन कैपिटल मार्केट। तो सेबी का क्या रोल है इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने में। तो इंट्रोडक्शन में हम सेबी के बारे में लिख सकते हैं, कब आया गया, क्यों बनाया गया ये, है ना, और इसका क्या रोल है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आप फर्स्ट पार्ट देखो तो एक्सप्लेन द बैलेंस स्कोर कार्ड एज अ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बैलेंस स्कोर, जिसमें हम देख सकते हैं कि 4 पर्सपेक्टिव रहते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के, जिसके अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो इसमें हमारे आते हैं FCIL का निमोनिक जो है ना, वो मैंने यहाँ पर बनाया है, FCI और L। जहाँ एफ होता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि फाइनेंशियल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है। सी से हमारे कस्टमर रिलेटेड सर्विसेज आ जाती हैं। आई में आ जाता है इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस और एल में आ जाता है लर्निंग एंड ग्रोथ। तो ये चारों पर्सपेक्टिव्स में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, इस चीज़ को हम बैलेंस स्कोर कार्ड में लिखते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। एक और अच्छा क्वेश्चन। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है और थोड़ी डिफिकल्ट होती है अडॉप्ट कर पाना, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक्टिविटी के बेसिस पर कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, उसको मेजर करते हैं। वहीं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या है, जैसे जैसे कॉस्ट आएगी उस तरीके से हम उसको एलोकेट करते जाते हैं। देन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो इसमें एनपीवी का छोटा सा न्यूमेरिकल डाला गया है कि प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी 2,50,000 रुपये। ठीक है। एनुअल कैश फ्लो है आपका 70,000, इनफ्लो जो है हमारा 70,000 है 5 सालों के लिए। तो देखो सेम है कैश इनफ्लो, एनपीवी में हमने देखा था ना, कैश इनफ्लो यहाँ सेम है तो इजी हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना। 10% हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और यहाँ पर
हमें ये प्रेजेंट वैल्यू एनुअल फैक्टर भी दिया है 3.791, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो बहुत ईजी है इसको कैलकुलेट करना। देन नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो क्या होती है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हमारी, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद अ डायग्राम। इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि है क्या वेरिएबल प्रोपोर्शन, साथ में आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि इतनी यूनिट्स हैं, इस तरीके से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और उसका फिर डायग्राम क्रिएट करना है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट वगैरह, एवरेज कॉस्ट वगैरह। देन है हमारा डिस्कस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इट्स इक्विलिब्रियम। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, उसके बाद आती है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, और वो इक्विलिब्रियम में कब आती है, तो ये बताना है आपने कब आती है, शॉर्ट रन में आती है या लॉन्ग रन में आती है। देन है हमारे पास एक्सप्लेन कंज्यूमर सरप्लस एंड इट्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। अगर हम ये इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस की बात करें ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कंज्यूमर सरप्लस। यूजीसी नेट में भी अगर आप देखो ना, तो इसको घुमा फिरा कर पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और लास्ट क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से है हमारा, जो न्यूमेरिकल है, जिसमें क्यू यानी क्वांटिटी जो है हमारी 600 माइनस 20p है। आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है जब हमारा प्राइस है ₹20। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपने पिछले मॉक में अगर आपने मेंशन किया होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला क्वेश्चन किया होगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या रहता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हम डेल्टा क्यू बोलते हैं परसेंटेज, और डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसके बेसिस पर हम क्या है इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है हमारा। उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, जो जिसकी मैंने वीडियो भी बनाकर रखी है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इक्विटी आपकी 8 लाख है, ठीक है, डेट हमारा 4 लाख है, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख है, और इनके आगे परसेंटेज इनकी कॉस्ट भी मेंशन की है, 14%, 8%, 10%। तो इसके हिसाब से हम इनको क्या है वेट्स असाइन करेंगे और टोटल इनका निकाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। एक्सप्लेन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डिस्कस डिविडेंड रेलिवेंस थ्योरी विद अजम्पशंस। तो डिविडेंड डिसीजंस या डिविडेंड की थ्योरीज में से ये पूछा गया है, डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर में से। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो भी 60 मार्क्स का है हमारा। तो इसका अगर आप पहला क्वेश्चन देखो ना, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड कंपेयर इट विद ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, जो कि आज के टाइम में आपने देखा होगा ना, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो ट्रांजैक्शनल तो ट्रांजैक्शन से ही याद रखा जा सकता है कि ट्रांजैक्शन हो रहा है दो लोगों के बीच में, और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करना, किसी के बीच में चेंजेस लेकर आना, तो वैसी लीडरशिप। तो ट्रांसफॉर्मेशनल को कंपेयर करना है ट्रांजैक्शनल के साथ, यानी डिफ्रेंशिएट करना है हमने। फिर उसके बाद है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी और उसकी मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, मैनेजमेंट उसको कैसे इम्प्लीमेंट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है डिस्कस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो आप बोलो बहुत इजी है एक्सप्लेन करना, यहाँ क्या बोला, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखोगे ना, तो जो भी नई चीज़ें कॉमर्स में आ चुकी हैं, चाहे वो टैक्स प्लानिंग एक्ट 2025 हो या इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हो 2020, जो भी चीज़ें नई, जीएसटी हो गया, इन सारी नई चीज़ों से क्वेश्चंस आना बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इनको क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करके दिखाया है सिलेबस में। तो इस कोड के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है। और लास्ट है इसमें एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, एचआरए एनालिटिक्स कि क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका एचआरए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द 4 P's ऑफ मार्केटिंग विद सूटेबल एग्जांपल्स। देखिए क्वेश्चन पेपर ये जो मैंने बनाया ना, ये
इसका डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, मतलब थोड़ा सा है, मीडियम लेवल है डिफ़िकल्टी का। कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, है ना। तो ये वाले 4 पीस जो है हमारे मार्केटिंग के, इनको आपने विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। देन है हमारा डिस्कस रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये भी मार्केटिंग का क्वेश्चन है। देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजिटल मार्केटिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग में क्या रोल प्ले कर रहा है एआई, क्योंकि ई कॉमर्स की ग्रोथ आप देखो तो वो बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, तो ई कॉमर्स का ही पार्ट आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग। तो एआई अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम स्टडी करते हैं, तो वो क्या रोल प्ले कर रही है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। देन है हमारा डिस्कस ग्रीन मार्केटिंग एंड सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें ना, तो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आज के टाइम में। तो ग्रीन मार्केटिंग और सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, मतलब सस्टेनेबल वर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है आज के टाइम में। इससे रिलेटेड ये टर्म्स आपको बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद 7th क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि कैसे आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, वही कंस्ट्रक्टिव वाला आ जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, मिस मैनेजमेंट के साथ कैसे डीलिंग की जाती है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड मेजर प्रोविजंस ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि पेपर 2 तो हम ऐसे ही कर लेंगे, मतलब नेट के लिए पढ़ा है। तो अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस देखो ना, तो अभी वो चेंज नहीं हुआ है बहुत टाइम से। हाँ, 2019 के बाद, 18-19 के बाद पेपर्स चेंज हुए थे, तब सिलेबस चेंज हुआ था, उसके बाद अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो लेटेस्ट चीज़ें अभी उसमें ऐड नहीं हुई हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 भले ही ऐड हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, बट बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड नहीं हुई हैं। तो ये जो सारी नई चीज़ें हमें हमारे सिलेबस में देखने को मिल रही है ना, इनको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्रोविजंस है आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन कमर्शियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो क्या है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, किस तरीके से लिया जाता है ये सारी चीज़ें। और लास्ट इसमें है एक्सप्लेन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। उसके बाद डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो जीएसटी से भी एक क्वेश्चन आ गया। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब आरबीआई कौन सी पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी बनाना आरबीआई का काम है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता कर जाइएगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन लोग वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। तो आरबीआई कौन सी पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी या फिस्कल, कौन सी पॉलिसी पर के ऊपर काम करता है, ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाइएगा अभी वीडियो देखने के बाद ही। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया यूएई सीईपीए एंड इंडिया एफ्टा टेपा ऑन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, ये आपने बताना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा कि फर्स्ट पेज में जो आपने इंट्रो लिखी, यही आपके मेन पॉइंट्स आ गए। तो मेन पॉइंट्स जो है ना, वो इस तरीके से हमारे एक्सप्लेन होने चाहिए ना, कि आप, अगर आपको, जैसे मैंने इसमें बोला ना, बैलेंस स्कोर कार्ड में हमारे 4 पर्सपेक्टिव हैं। तो ये फाइनेंशियल आ गया, ये हमारा कस्टमर आ गया, ये हमारा इंटरनल प्रोसेसेस आ गया, और ये लर्निंग एंड ग्रोथ। तो इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट है यहाँ लिख दिया, इससे रिलेटेड मेन पॉइंट यहाँ लिखा, इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो छोटे से एरिया में आपने इसके 4 पर्सपेक्टिव कवर कर लिए, देखो, है ना। तो इस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। टेबल बनाइए या छोटे छोटे बॉक्सेस बना लीजिए। तो अच्छे से तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कीजिए कि छोटे से छोटे एरिया में कम से कम, और ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखने के चक्कर में आप बहुत ही टाइट लिखो। इसमें मेंशन किया गया है कि जितना सुंदर आपकी हैंडराइटिंग भी यहाँ मैटर करेगी, कि जितना अच्छा आप लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे आपको, है ना।
तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कीजिए कि इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ इंट्रोड्यूस कीजिए दैट व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग, मेन पॉइंट्स में आप मेंशन कीजिए इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड कंक्लूजन अपने वर्ड्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है व्हाट इज बैलेंस स्कोर कार्ड और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के अंदर। कंक्लूजन अगर हमेशा आपके अपने वर्ड्स में होगा ना तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, रेदर देन कि वही आपने कोई रटी रटाई चीज़ आप लिख दो। और वैसे भी यहाँ हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पेपर दे रहे हैं, तो हम किस तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास में जाकर, अगर उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन आप बोर्ड का किस तरीके से वहाँ यूज़ करोगे, है ना। मेन चीज़ तो यही यहाँ पर यही देखी जाएगी कि आप किस तरीके से कम एरिया में ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो। तो वही है कि आप अपने वर्ड्स को यहाँ किस तरीके से रखते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये सेकंड मॉक टेस्ट का भी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट सेक्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को और सॉल्व कीजिए 3 घंटे का टाइम निकाल के, क्योंकि पेपर 1 की तैयारी तो बहुत ज़रूरी है, आई नो। तो हो सकता है आप सभी मेरिट में आ जाए, तो पेपर 2 की तैयारी भी साथ साथ करते रहिए ताकि राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बनती रहे और अच्छे से आप सीख जाएं कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कम से कम एरिया में इम्पॉर्टेंट, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमने कैसे लिखना है। जो आपको लगता है अननेसेसरी है, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड ऑल दैट थिंग्स, उनको मत मेंशन कीजिए वहाँ पर। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको यहाँ दिखाना, सिर्फ उन्हीं को लिखिए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मॉक टेस्ट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।